जैसे हम कल बात कर रहे थे माही जी, कल हमने नूरजहां तक के बारे में बात की थी और उसके साथ साथ हमने जो अमेरिकी राजा थे जय सिंह सॉरी मान सिंह उसके बारे में बात की थी। इसी तरह से हमें एक और रेफरेंस मिलता है राजा जसवंत सिंह का, जो जोधपुर के राजा थे। हम वैसे टॉपिक कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, विमेन एंड जेंडर रिलेशंस इन मिडिवल एज। और जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। सन 1677 में उसकी मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने जोधपुर के राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित न होने के लिए, यानी एक तरह से वो बलपूर्वक काफी कुछ वो एक तरह से विरोध करते हैं इस चीज का। इसी तरह से मध्य भारत में एक रानी दुर्गावती थी जो एक बड़ी साहसी थी। अबुल फजल उसकी बहादुरी की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि गढ़ कटंगा जो राज्य है उसकी बागडोर एक महिला ने संभाल रखी है जिसका नाम दुर्गावती था और वह सभी के नाम से जानी जाती है, वो रानी के नाम से जानी जाती है। अपनी वीरता और साहस के लिए बड़ी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसके साथ साथ वो कहता है कि उसे बंदूक और तीर कमान चलाना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वह निरंतर शिकार पर जाया करती थी और अपनी बंदूक के निशाने से जानवरों को मार गिराती थी। यह एक उसकी आदत सी हो गई थी। जब भी किसी शेर को वह देखती थी उसको मारने के बाद ही पानी पीती थी। राणा दुर्गावती को कभी भी युद्ध में जाने से डर नहीं लगा और वो बहुत ही बहादुरी से युद्ध करती थी। एक बार अकबर और उसकी सेना से उसने बहुत वीरता से सामना किया और उसने अपनी विवेकपूर्ण तैयारी के माध्यम से रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अकबर और उसकी सेना को हरा भी दिया। मगर बाद में इस युद्ध में जो अकबर की सेना थी वो छल करती है और इसी दौरान एक तरह से हम देखते हैं कि युद्ध में ना एक तीर लगता है पहले तो उसको कनपट्टी के पास, फिर उसको निकाल देती है। एक तीर उसको गर्दन में लगता है, उसके बाद वो उसको भी निकाल देती है मगर बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसको होश आता है तो कहते हैं कि उसने अपने वफादार नौकर को कहा कि भाई मैं युद्ध में बेहोश हुई हूँ या फिर राज्य को बचा नहीं पाई हूँ तो मुझे मार दिया जाए। वो नहीं मारता है उसको, मगर रानी कहते हैं कि अपने आप अपने खंजर से अपने आप को मार लेती है। वो भी एक बड़ी हिम्मत की बात है। मुगल काल में बहुत सारी महिलाओं के नाम आते हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण काम या फिर मकाम हासिल किया, जैसे मुमताज महल, जहांआरा, जन्नतुन निशा, निशा बेगम, साहबजी, लाल कुंवर वगैरह इत्यादि। इसी प्रकार हम 18वीं शताब्दी में देखते हैं कि एक और महिला का जिक्र सामने आता है जिसे भारतीय इतिहास में बेगम समरू कहते हैं। बेगम समरू का असली नाम जैव उन निशा था। वह एक मुसलमान नृत्यांगना थी और उसने एक फिरंगी के साथ शादी कर ली जिसका नाम समरू था। उसके पति के मरने के बाद उसने बड़ी कुशलता से सक्षम तरीके से पूरी सेना और राज्य के मामलों का नियंत्रण भी किया था। वह हर प्रकार के कार्य करने में पूरी तरह से योग्य थे। उन्होंने सरदाना, मेरठ के पास एक जगह है, में बहुत ही शानदार और भव्य गिरजाघर यानी चर्च बनवाई थी उसने, जो आजकल बड़े पैमाने पर धार्मिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों का केंद्र, आकर्षण का केंद्र बना हुआ एक तरह से।
जॉब में, इधर नहीं। लेकिन देखा जाए तो आज भी इस पुरुष प्रधान समाज में अनेक महिलाओं के खिलाफ या फिर इंसान सी महिलाओं के खिलाफ किया गया विरोध और कई ऐसी प्रतिक्रियाओं का जिक्र समय समय पर सामने आता है जिसमें महिलाओं के प्रति आज के एक आम नागरिक के नजरिया मध्यकाल के अभिजात वर्ग के नजरिए से बिल्कुल अलग नहीं है। ये कंडीशन वैसी दिखाई गई है जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जब मध्यकाल में महिलाओं को उतना सम्मान नहीं दिया जाता था, अगर आज हम बात करें तो आज भी महिलाओं को उसी तरह से दोयम दर्जे के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता है। अगर आदमी जॉब करता है तो उसका तो फिर नौकरी सबको दिख जाती है। जब महिला घर में रहकर काम करती है और जो झाड़ू बर्तन रोटी वगैरह जो भी घर की काम है वो करती है, उसकी मजदूरी कोई नहीं देता है। और एक तरह से वो जो काम है ना वो मतलब ऐसे है कि मतलब भाई ये तो उसको करना ही था, मगर जो आदमी है नौकरी करने वाला व्यक्ति जो अक्षित लेके जाए इसको एक बार लेके जाए। सॉन्ग लगा दे, सॉन्ग लगा दे। एक मिनट बेटा। तो जो नजरिया है एक तरह से वो भी आज भी वैसा ही है जैसा हम मध्यकाल में देखते हैं। फिर भी हमें कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो बड़ी साहसी होती थी अपने जमाने की। इसी तरह से राजस्थान से भी कुछ लोग साहित्य से कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने जिंदगी में कुछ हटकर कार्य किया और अपने को दूसरों से अलग सिद्ध घोषित किया। एक तरह से एक लड़की थी जिसके बारे में बात की जाती है जो बलूचिस्तान की थी, जो अपने आप को मर्दों के जैसे कपड़े पहनकर मर्दों जैसा दिखाती थी। एक बार वह जैसलमेर के भट्टी जात के मुखिया की टोली में शामिल हो गई जो सिंध के रास्ते से आने जाने वाले व्यापारी को लूटते थे। उन्होंने एक बार 17 घोड़ों को लूटा और जैसलमेर पहुंचने के बाद उन घोड़ों को आपस में बांटने की तैयारी की। जैसे कि घोड़े 17 थे, वह 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ सकते थे। जो लड़की मर्दों वाली वेशभूषा में थी, अन्य किसी बहादुर आदमी की तरह एक तलवार से घोड़े को आधा काट डाला और अपना हिस्सा लेने के बाद वह अपने रास्ते चली गई। एक बार शहर के एक तालाब में लड़की नहा रही थी तो भट्टी जाट के सिपाही ने उसको नहाते हुए देख लिया। उसने उस लड़की को पहचान लिया कि यह वही लड़की है जो पुरुषों की तरह रहती है और आदमी उन्हें ढोंग ढोंग करती है। वह तुरंत वहां से भागा और उसकी खबर उसने भट्टी जात के मुखिया को दे दी। उस लड़की की असली पहचान मुखिया को बताई। तब
भट्टी मुखिया ने उस लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उन दोनों ने शादी कर ली। तो इस तरह से वो एक परिवार उसको मिल गया। मगर इस कहानी से हमें पुरुषों की मनोवृत्ति का पता चलता है कि किस तरह से जब वह लड़की पुरुषों की वेशभूषा में थी, उसका असली रूप सामने नहीं आया था, तब तक वह एक बहादुर पुरुष के रूप में समझी जाती थी। उसके साथ पुरुषों जैसे व्यवहार हो रहा था, और जब उसका असली रूप सामने आया तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे किसी अन्य महिला के साथ समाज में किया जाता है। उसका घर में ही रहना, उसके पति बच्चों की देखभाल करना उसका पहला धर्म माना जाता है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से एक औरत इस समाज में दबती चली आ रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जो अभिजात वर्ग है उसके नजरिए के प्रभाव और फिरंगी दृष्टिकोण पर भी बहुत प्रभाव, यानी उसके नजरिए प्रभाव फिरंगी दृष्टिकोण के ऊपर भी खूब पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है हमें। 16वीं शताब्दी में एक फिरंगी यात्री जिसका नाम था लिस्ट, वह भी इस बारे में लिखता है कि सिर्फ गरीब या असंकोची मुसलमान औरतें ही सार्वजनिक जगहों पर दिखती हैं। इस यात्री के अलावा एक और 18वीं शताब्दी का यात्री भारत में फिरंगी यात्री जिसे विलियम होजिस था नाम उसका, वह भी कहता है कि उस समय हिंदू औरतें अपने आंखों को झुकाकर बिना इधर उधर देखे अपने रास्ते चला करती थी। इन फिरंगी यात्रियों के दृष्टिकोण में हमें यह देखने को मिलता है कि समाज में किस तरह से औरतों को उन्हीं के दायरे में रहने की इजाजत थी। अगर वह अपने घर, अगर वह इसके बाहर जाते हैं तो उसे वो ठीक नहीं मानते थे। यानी भारतीय जो समाज था वो एक तरह से महिलाओं को उतना ठीक नहीं मानता था जितना अगर कोई, जैसे जो लिस्ट ने जो बात कही है कि जो गरीब या फिर ऐसे कुछ महिलाएं, वो उनकी मजबूरी होती थी क्योंकि आजीविका के लिए उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, चाहे वो मजदूरी करें चाहे कुछ भी करें। और दूसरा जो कहते हैं ना कि इधर उधर जो जोशिम है, होजिस, विलियम होजिस जो कहता है कि महिलाएं इधर उधर बिना देखे, वो कंडीशन आज भी है। आज भी अगर आप देखेंगे तो गांव में अगर या फिर इस तरह का जो माहौल है जहां पर अगर लड़की किसी अनजान इलाके में जाती है तो अपने आप को बचा के निकलती है क्योंकि समाज का भरोसा नहीं। फिर भी हमें ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं जिनके आधार पर हमें यह पता चलता है कि किस तरह से समाज के कारीगर और अन्य निचली वर्गों की महिलाएं उस समय भी अपने परिवार या घर चलाने के लिए आजीविका के तरह तरह के काम किया करती थी। जैसे हमें भी बात करे थे, बहुत सी महिलाएं खेतीबाड़ी में सहयोग करती थी और पुरुषों की मदद करती थी। मुगल काल में बने कई चित्रों में महिलाएं खेतों में बीज बोती हुई स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, आदमी के पीछे हल चलाती हैं, इस तरह देखने को मिल जाती हैं तस्वीरों में। ऐसा ही एक अनवार ए सुहेली चित्रकला में कुछ महिलाएं अपने अपने पतियों के साथ जो खेतों में काम कर रहे थे के लिए खाना ले जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। इतना ही नहीं, बहुत सी महिलाएं तो अनाज बेचना, कुएं से पानी लाना, पशुओं की देखभाल करना, दूध धोना, दाई कार्य करना, दाई वाले जो कार्य होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की देखभाल आदि काम भी करते थे। ये जो काम है ये हालांकि वैसे हम कहते हैं कि ये कोई जो एक पितृ सत्तात्मक जो सोच है ना, वहां पर इनको काम नहीं माना जाता है। ये तो उसकी एक तरह से कहते हैं ड्यूटी है, ये तो उसको करना ही है, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि जो वो नहीं करेगी। मगर चित्रकला के माध्यम से भी ये मुगल काल में हमें देखने को मिलता है। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए तो महिलाओं की कंडीशन बहुत ही खराब या फिर दुखदायी थी। सती प्रथा उसका सबसे खौफनाक उदाहरण था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के
ने समाज में इस कुप्रथा रोकने के लिए कदम उठाए भी। अकबर ने भी इस बुराई को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए। उसने जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक विधवा स्त्री को उसके पुरुष के साथ जला दिया जाता था, इसको खत्म करने के लिए कुछ प्रयास किए। कुछ राजपूत सरदारों की मदद से मौके पर पहुंचकर उसने बहुत सी राजपूत औरतों को सती होने से बचाया भी। और यही नहीं, उनके काजियों को विशेष आदेश जारी किए थे कि कहीं से भी किसी महिला के सती होने की खबर सुने और किसी महिला को सती होते हुए देखें तो तुरंत उसे मौके पर पहुंचकर उस कुप्रथा को रोके। सती प्रथा को खत्म करने के साथ साथ समाज की दूसरी बुराइयां जैसे बाल विवाह पर रोकथाम भी करने की कोशिश की गई। विधवा औरतों को फिर से शादी करने के विषय में प्रोत्साहित किया गया। यहाँ पर अगर अकबर की अगर हम बात देखें सती प्रथा के बारे में जो वो प्रयास कर रहा है, और फिर हम 1828-29 में जिस तरह से अंग्रेजों ने सती प्रथा पर रोक लगाई और उसको एक तरह से इतना बड़ा चढ़ाकर उस चीज को दिखाया गया, इन दोनों में हमें डिफरेंस करने का एक तरीके हमें डिफरेंस करना चाहिए। वैसे अकबर तो कहता है, अकबर पूरा आग्रही व्यक्ति है, यहाँ पर वो इसको रोकने का प्रयास स्वयं भी करता है और अपने अधिकारियों को भी कहता है कि भाई कोई हो रही है तो उसे रोको। जबकि अंग्रेजों ने ये कहा था कि कोई आपको शिकायत करता है, यानी यहाँ पे खबर आपके पास खबर पहुंचाता है ब्रिटिश प्रशासन के पास, तभी आपको उसको रोकना है। वो अपनी तरफ से संज्ञान नहीं ले रहे हैं, यानी स्वयं संज्ञान नहीं ले रहे हैं वो लोग। तो दोनों को मामले समझने का हमें थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा और किस प्रकार से जो ब्रिटिश सिस्टम था और मुगल सिस्टम था वो अलग अलग थे। तो समाज में जो और बुराइयां थी उनको खत्म करने का प्रयास हमें मध्यकाल में देखने को मिलता है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ये जो सिलसिला है 19वीं शताब्दी में चलता रहता है, जिसमें कुछ लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, विष्णु शास्त्री पंडित, दादा भाई नेहरूजी, डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने महिलाओं की कमजोर स्थिति को सुधारने के लिए जी जान से प्रयास किया और काफी हद तक उन्हें सफलता मिली। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि देखा जाए तो महिलाओं के प्रति पुरुषों की जो सहानुभूति तक ही कहानी सीमित थी। जब तक कोई महिला उनके अहम भाव को ठेस नहीं पहुंचाती थी तब तक वो उसके साथ ठीक बर्ताव करते थे। यहाँ तक कि भारतीय जो इतिहास में पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से राजघराने की महिलाओं के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती थी। 17वीं शताब्दी में के मध्य में आए भारत से आए एक इटालियन व्यक्ति जिसका नाम था निकोलो मनुची, अपनी किताब स्टीरियो द मोगार में इस बात की पुष्टि करते हुए लिखता है कि मुगल काल में महलों में रहने वाली महिलाओं की हर हरकत पर नजर रखी जाती थी। यानी इस तरह भी सीसीटीवी कैमरा उसमें मानव रूप में दिखाई पड़ते हैं। और एक इसके लिए मुगल राजाओं ने जासूस रखे थे, जैसे हम सीसीटीवी की बात कर रहे थे, और उन्हें समय समय पर उनकी पूरी जानकारी मिलती रहती। लेकिन आज भी जैसे देखा जाए तो भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, उसके बावजूद देश में आज भी महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले पूरी तरह से बराबरी स्थान प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि जॉब करने में समान वेतन, समान काम, शिक्षा में, मगर जो सामाजिक जो परिवेश है, रहन सहन है, जो लालन पोषण है, उसमें अब तक उनको वो चीज नहीं मिल पाई है जो उनको मिलनी चाहिए थी। सिर्फ दिखावे के तौर पर महिलाओं को इस पुरुष प्रधान समाज में उनके अधिकार महिलाओं को कुछ अधिकार दिए हैं। वास्तव में कोई ऐसा जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल भी आया है, मगर वो ये नहीं कहता कि लोकसभा की कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। एक नंबर तो मेंशन कर दिया है, मगर वो भी कारगर नहीं है।
यह भी कोई कम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी इतने प्रगतिशील देशों में जैसे कि इंग्लैंड के महिलाओं को अपने मताधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी मुद्दे पर वहां के राजा का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंग्लैंड की कई महिला कार्यकर्ताओं ने 1912 में अपनी आप की शाही घोड़े के आगे गिरा दिया था। और जब राजा डर्बी रेस के लिए जा रहे थे तो देखा था कि तो भारतीय महिलाओं को अपने अधिकारों को पाने में बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जब महिलाओं की बात की जाती है तो जो सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है वो ये था कि भारत में जैसे जैसे कहते हैं कि समाज में हमें बदलाव देखने का या बदलाव देखने की बात आती है तो हमें जब जेंडर और विमेन्स इशू की रिलेशंस की बात करते हैं तो एक जो पुत्र या पितृसत्तात्मक समाज या फिर हम जिसे कहते हैं कि फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी उसका रूप ज्यादा देखने को मिलता है। और अभी भी समाज में कहते हैं ना कि बहुत कुछ है जिसको अभी बदलने की आवश्यकता है। पहली बात तो सोच बदलने की आवश्यकता है। जब तक हम वो कहते हैं कि एक तो ये होता है कि भाई अधिकार हमें देने हैं इनको, दूसरा ये है कि इनके अधिकार हैं। एक तो ये पहली बात तो ये है कि दया भाव दिखाएं जिसको हम हृदय परिवर्तन कहते हैं। चलो भाई बहुत टाइम हुआ गुलामी सहते हुए महिलाओं को, चलो इनको भी अधिकार दे देते हैं। मगर वहां पर वो जो अधिकार दिए जा रहे हैं समानता या जिस प्रकार के भी वहां पर एक दया भाव है। वहां पर महिलाओं को वो कंडीशन दिखाई नहीं पड़ती है या फिर जिसको हम कहते हैं ना कि वहां पर महिलाओं के लिए वो चीज दिखाई नहीं पड़ती है कि उनको हकदार माना जाए उस चीज का। अगर वो अधिकार नैसर्गिक रूप से उसके कहते हैं ना कि उसको उसका उत्तराधिकारी माना जाए उन अधिकारों का, और बिना किसी रोक टोक के उनको वो अधिकार मिले, बिना किसी के ऐसे समाज या फिर ऐसे व्यक्तित्व की हस्तक्षेप के बिना, तो हम माने कि मतलब भाई यहाँ अधिकार दिए गए। जिस तरह से हम कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो सबको समान मानता है, तो जो भी पैदा होंगे भारत में वो सब समान है राजनीतिक रूप से। हर किसी का वोट का जो अधिकार है उसकी जो वैल्यू है वो एक ही रहनी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। हालांकि राजनीतिक समानता तो है मगर जो सामाजिक समानता है वो भारत में अभी तक उस तरह से स्थापित नहीं दिखाई पड़ती है। तो यही बात है कि जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें अधिकार देने में या फिर हमें अधिकार एक तरह से कहते हैं कि अधिकार उनको उनके अधिकार उनको स्वयं यूज करने के जब समय आ जाए तो हम मानेंगे कि वहाँ महिलाओं को ऊपर उठने के सारे तरह से अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि जो महिलाएं अपने फील्ड में अगर कोई पहली महिला पायलट बनी है या महिला पहली जज बनी है, आईएएस ऑफिसर बनी है, यानी परम क्षेत्र में जो लोग जाते हैं उनको अपनी वो कहते हैं ना कि अपना वजूद वहां पर स्थापित करने में सारा संघर्ष करना पड़ता है। पूरा जीवन उस वजूद को स्थापित करने में लग जाता है, क्योंकि समाज काफी हद तक उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ती, और जब अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वो लोग खुश नहीं होंगे। तो ये था एक हमारा जो जिसका हम बात कर रहे थे जेंडर और विमेन रिलेशंस के बारे में मध्यकाल के दौरान। तो उसके बारे में आप